हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 18 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम 18 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसलिए हो सकता है आवाज़ थोड़ी डाउन आ रही हो या थोड़ी बदली हुई लग भी रही हो। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ये नहीं कहेंगे कि कौन सी मैम पढ़ाने आ गई है, मैं ही हूँ। थोड़ी आवाज़ में चेंजेस है। यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। किस देश की राजधानी काबुल में तालिबानियों के प्रवेश के साथ ही यहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया है। ये पूरी बात है अफगानिस्तान की। जिस तरह से यहाँ अशांति का माहौल है आप सभी को मालूम ही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2047 तक, जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल मनाएगा, उस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में जो हमारा आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, इसके द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सोन चिरैया ब्रांड और लोगो लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों की आबादी का आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से स्क्रैपिंग पॉलिसी लॉन्च की गई है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। किस राज्य की पुलिस विभाग ने EFIR पहल की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, जबकि लास्ट ईयर ही जब लॉकडाउन लगा था उस दौरान FIR आपके द्वार योजना भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ही शुरू की गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के प्राइम मिनिस्टर मुहिद्दीन यासीन ने संसद में बहुमत खोने के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो हाल ही में जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर रहे थे मुहिद्दीन यासीन, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। इन्हें देना ही पड़ा क्योंकि इन्होंने संसद में अपना बहुमत खो दिया था। इस समय आप लोग देख रहे होंगे वर्ल्ड की ऐसी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जहां राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। कई जगह ऐसा सुनने में आ रहा है कि किसी देश के राष्ट्रपति की हत्या कर दी जाती है जनता के द्वारा बगावत करने पर, मतलब कि जनता विरोध करती है। आप लोगों को मालूम ही है, हैती के जो राष्ट्रपति थे जोविनल मोइसे, इनके घर में घुस करके इनकी हत्या कर दी गई थी। यहाँ की जनता इनके शासन से खुश नहीं थी। इस कारण हाल ही में ट्यूनीशिया में भी यहाँ की जनता यहाँ की सरकार का आप कह सकते हैं कि विरोध कर रही थी, जिसके चलते ट्यूनीशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे हिचेम मचीची, इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अफगानिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा है। क्यूबा की यदि हम बात करें तो क्यूबा में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। यहाँ इतनी गरीबी, भूखमरी या महंगाई आप कह सकते हैं इस हद तक बढ़ गई है कि यहाँ की जो जनता है ये सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के चलते सड़कों पर उतर रही है। और सरकार जनता के इस विरोध को दबाने के लिए क्यूबा में आप लोगों को मालूम ही है इंटरनेट की सुविधा ये बंद कर दी गई है, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आया है। फिलहाल यहाँ हम बात कर रहे हैं मलेशिया की। आप जानते ही हैं सरकार बनाने के लिए बहुमत की ज़रूरत ये तो पड़ती ही है, चाहे कोई भी पार्टी इंडिविजुअल अपनी सरकार बनवा ले, यानी कि खुद ही उसे बहुमत हासिल हो जाए, या तो गठबंधन बना करके वह अपनी सरकार बना सकती है। तो ऐसे में हाल ही में मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे इन्होंने संसद में बहुमत खो दिया, जिसके बाद से इन्हें अपने पद से इस्तीफा देना। और कोरोना महामारी के बीच में इस देश की जो आर्थिक स्थिति आप कह सकते हैं ये बिगड़ते ही जा रही है। हालांकि वैसे देखा जाए तो मोस्टली कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है ये कोरोना के द्वारा ही प्रभावित हुई है। ऐसे में अब यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ का पद छोड़ना पड़ा। ऐसे में क्या सिचुएशन आती है, क्या चुनाव कराने पड़ेंगे या इनकी जगह किन की नियुक्ति की जाती है, अब ये देखना होगा। तो अब यदि हम बात करें मलेशिया की तो इसकी कैपिटल है कुआलालंपुर। करेंसी तो ये है मलेशियाई रिंगित। अब हम मलेशिया से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इंडिया के पर्सपेक्टिव में यदि आप देखेंगे तो ये है इंडिया, ये बांग्लादेश वाली लोकेशन है, थाईलैंड, और फिर ये है मलेशिया। तो कुछ करंट के क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए हाल ही की न्यूज़ है, मैंने आप लोगों को बताई भी थी। 2020-21 के डेटा पे यदि हम नज़र डालें तो भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक देश ये भी हाल ही में मलेशिया बना है। किसे छोड़ करके? इंडोनेशिया को छोड़ करके। हेपेटाइटिस सी के लिए दुनिया की सबसे सस्ती दवा ये भी हाल ही में मलेशिया के द्वारा ही विकसित की गई है। तो ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 ये पारित किया है? तो ये भी हाल ही में पारित किया गया है असम में। हालांकि ये न्यूज़ पहले भी आई थी कि इस तरह का विधेयक लाए जाने का विचार किया जा रहा है, लेकिन अब ऐसा विधेयक पारित हो चुका है। विधेयक का नाम है मवेशी संरक्षण विधेयक 2021। इसके तहत होगा क्या? देखिए इस मतलब कि असम में मंदिर
या कोई भी वैष्णव मठ होता है, यहाँ 5 किलोमीटर के दायरे में गौ मांस की बिक्री और खरीद यहाँ बैन कर दी गई है। साथ ही बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के असम और इसके माध्यम से किसी अन्य राज्यों में मवेशियों का परिवहन, आप कह सकते हैं कि कोई भी मवेशी एक राज्य से दूसरे राज्य तक ये नहीं जा सकेंगे जब तक आपके पास कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट ना हो। तो आप कह सकते हैं कि गौ मांस खाने वाले जो कम्युनिटी हैं, इनके प्रति ऐसा सख्त कदम उठाया गया है कि गौ मांस की बिक्री और इसकी खरीद पर रोक लगाई जा सके। पता नहीं ऐसे कौन से लोग होते हैं जो कि गौ मांस खाते हैं। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ रह नहीं गई है या बची नहीं है कि इन्हें गौ मांस खाने से ही संतुष्टि मिलती है। खैर, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक अच्छा प्रयास किया गया है असम गवर्नमेंट के द्वारा। असम जो कि पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, इसकी कैपिटल है दिसपुर। कुछ समय पहले ही यहाँ के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा। राज्यपाल यहाँ के हैं जगदीश मुखी। पूर्वोत्तर भारत का पहला गाय अस्पताल यानी कि काउ हॉस्पिटल, ये इसी असम में ही स्थापित किया गया है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में यहाँ चर्चा में था काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ये किस लिए चर्चे में आया था? तो सैटेलाइट फ़ोन से लैस ये भारत का पहला नेशनल पार्क हाल ही में बना था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो ऐसी घोषणा भी हाल ही में छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, इनके द्वारा किया गया है 15 अगस्त को, जब भारत अपनी आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहा था। अब इन्होंने घोषणा ये की है कि छत्तीसगढ़ में 4 नए जिले और 18 नई तहसील ये बनाई जाएंगी। ये 4 नए जिले कौन कौन से होंगे? मोहला, मानपुर, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़, यही होंगे यहाँ के 4 जिले। वैसे अभी यदि देखा जाए तो यहाँ 28 जिले हैं। जब 4 नए बन जाएंगे, इसके बाद यहाँ जिलों की संख्या बढ़ करके 32 हो जाएगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि छत्तीसगढ़ ये भारत का 26वां राज्य बना था। ये मध्य प्रदेश से अलग होकर के भारत का एक नया राज्य बना था 1 नवंबर 2000 में। उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। हालांकि देखिए, 4 नए जिलों की घोषणा तो की ही गई है, साथ ही मुख्यमंत्री सस्ती दवा, जो कि एक योजना का नाम था, इसका नाम बदल करके श्री धनवंतरी योजना किया गया है भूपेश बघेल जी के द्वारा। तो यहाँ की राजधानी है रायपुर। मुख्यमंत्री मैंने बता ही दिया है। राज्यपाल यहाँ की है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड यदि हम करंट के कुछ फैक्ट डिस्कस करें तो देखिए, हाल ही में शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला ये भारत का पहला राज्य बना है। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य ये भी छत्तीसगढ़ ही बना है। हाल ही में जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार कोयले के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य ये भी छत्तीसगढ़ ही रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपनी स्वास्थ्य कल्याण योजना इसके तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड की घोषणा की है? ऐसी घोषणा भी हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। यहाँ की जो हेल्थ स्कीम थी बिजू स्वास्थ्य कल्याण स्कीम, इसी के तहत अब 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे कि प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज ये मिल सकेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो हेल्थ कार्ड होगा ये एक तरह के डेबिट कार्ड के रूप में ही कार्य करेगा। कहने का मतलब है कि अब किसी भी हॉस्पिटल में, हालांकि किसी भी हॉस्पिटल में तो हम नहीं कह सकते हैं, लाभार्थी है जो, मतलब कि इस कार्ड के जो भी लाभार्थी होंगे, ये देश के 200 से अधिक हॉस्पिटल जिन्हें इसमें रजिस्टर किया जाएगा इसका लाभ उठा सकेंगे। और प्रत्येक परिवारों को 5 लाख रुपए का उपचार लागत मिलेगा। जबकि यदि कोई महिला सदस्य है उसे हर साल 10 लाख रुपए का, आप कह सकते हैं कि उपचार लागत ये मिल सकेगा। एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रखेंगे कि स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला ओडिशा ये भारत का पहला राज्य भी है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। राज्यपाल है गणेशी लाल। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो सिमलीपाल और भीतरकनिका ये दोनों ही स्थित हैं ओडिशा में ही। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अमृत रैंकिंग में जो राज्य टॉप पर था ये भी ओडिशा ही रहा है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो ओडिशा का जो शहर है जिसका नाम है पुरी, पुरी ये भी ज़्यादा चर्चे में रहा था। किस लिए? तो देखिए, पीने के लिए क्वालिटी वाटर प्रोवाइड कराने वाला हाल ही में ये भारत का पहला शहर भी बना था। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल जीन बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसकी स्थापना भी हाल ही में भारत के नई दिल्ली में की गई है। जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जीन बैंक है।
और इसकी मदद से, यानी कि ये जो जीन बैंक होगा, इसकी मदद से जो भी स्वदेशी फसलें होंगी इनकी डाइवर्सिटी के संरक्षण में ये हेल्प कर सकेगा। यहाँ इन्हें संरक्षित किया जाना है। इसमें बीजों के रूप में लगभग 10 लाख जर्मन प्लाज्म इन्हें संरक्षित करने की व्यवस्था की गई है। इससे लाभ ये होगा कि ये किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगा, साथ ही इनकी आय को भी बढ़ावा देने में हेल्प कर सकेगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस राज्य के रायगढ़ में करनाला नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो ये स्थित है, यानी कि ये बैंक स्थित है महाराष्ट्र में, जिसका लाइसेंस हाल ही में आरबीआई के द्वारा रद्द कर दिया गया है। देखिए, किसी भी बैंक का लाइसेंस आरबीआई इसलिए रद्द करता है जब आरबीआई को ये लग जाए कि वह जो बैंक है ये आगे कार्य करने की स्थिति में नहीं है, मतलब कि इस बैंक को आगे जा कर के हानि होने वाली है। ऐसी स्थिति में ये इसका लाइसेंस रद्द कर देता है। आरबीआई के द्वारा जारी बयान के अनुसार इन्होंने ये बताया है कि 95% जो भी जमा करता है इन्हें जमा बीमा और साख गारंटी नियम से इनकी जितनी भी जमा राशि थी जो कि इन्होंने इस बैंक में जमा कर रखी थी, अब बैंक बंद हो रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि उनकी संपत्ति चली जाएगी, इनकी जमा की हुई पूरी राशि इन्हें मिल सकेगी। तो बंद इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ आय की संभावना नहीं है, आगे जा कर के इसे लॉस हो सकता है। आरबीआई की यदि हम बात करें तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके जो गवर्नर हैं ये है शक्तिकांत दास। लास्ट ईयर ही इन्हें एशिया पैसिफिक रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर के रूप में भी चुना गया था। और गवर्नर के अलावा आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। हालांकि डिप्टी गवर्नर का नाम आप लोगों को नहीं याद रखना है। यदि आप आरबीआई की बात करें तो इसी के द्वारा मोबाइल एडेड नोड आइडेंटिफायर यानी कि मनी एप्लीकेशन दृष्टिबाधित लोगों के लिए लॉन्च किया गया था। और कुछ समय पहले ही जो आरबीआई है इसके द्वारा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ये लॉन्च किए जाने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य है जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। अब देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने 15 अगस्त के अपने भाषण में ये तो बताया है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये उत्तर प्रदेश बन गया है। इनका ये मानना है कि केंद्र सरकार कोई भी योजना यदि निकालती है तो उस योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश ये टॉप पर रहता है। तो उत्तर प्रदेश में 40 लाख लोगों को आवास मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ये उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा है। इसके अलावा यदि हम बात करें प्रधानमंत्री स्वनिधि यानी कि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि जो कि केंद्र सरकार की ही योजना थी, इसके तहत नंबर 1 राज्य ये भी उत्तर प्रदेश ही रहा था। इसके अलावा यदि हम बात करें कि उत्तर प्रदेश अपने डेवलपमेंट के लिए और कौन कौन से कार्य कर रहा है, तो आप लोगों को मालूम ही है भारत की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर फिल्म सिटी ये उत्तर प्रदेश में ही बनाई जा रही है। भारत की पहली पॉट टैक्सी जो कि 2024 तक हो सकता है चलने लगे, ये इसी नोएडा से शुरू की जाएगी। और नोएडा में ही आप कह सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं, तो देखिए सैमसंग जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है, तो सैमसंग का दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना ये इसी उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 81 में स्थापित किया गया। हालांकि ये तो 2018 की न्यूज़ है, लेकिन आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट है ये तो आप लोगों को मालूम ही है। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं, तो देखिए जो रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी 2019 की, हालांकि ये रिपोर्ट 2020 में रिलीज़ हुई, इसमें ये बताया गया कि पर्यटन के मामले में यानी कि घरेलू पर्यटन के मामले में जो राज्य टॉप पर है ये उत्तर प्रदेश है। अब ये घरेलू पर्यटन क्या होता है, कहने का मतलब है कि हम आप जैसे कि भारत में ही रहते हैं, तो भारत के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ घूमने गए, सबसे ज़्यादा गए हैं उत्तर प्रदेश। लेकिन यदि विदेशी पर्यटन की यदि हम बात करें यानी कि विदेशों से सबसे ज़्यादा लोग कहाँ घूमने आए हैं भारत में, तो इसमें तमिलनाडु टॉप पर रहा था। तो दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये भी हाल ही में स्थापित किया गया है भोपाल में। मतलब कि भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है यहाँ इसकी स्थापना की गई है। अब ये है क्या, ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट। तो देखिए जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ ट्रेनों की सफाई ऑटोमेटिकली हो सकेगी, यानी कि यहाँ किसी भी तरह के व्यक्ति को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ट्रेनों की सफाई के लिए। तो अपने तरह का मध्य प्रदेश का ऐसा पहला प्लांट स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन में जो कि भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश के अन्य शहरों की यदि हम बात करें जो कि चर्चे में रहे थे, तो देखिए भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक इसी भोपाल में स्थापित किया गया है। इंदौर जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर तो है ही,
हाल ही में भारत का ये पहला वाटर प्लस शहर भी बना है। सांची की यदि हम बात करें तो इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा चुका है। हालांकि खजुराहो के मंदिरों को भी शामिल किया जा चुका है। आप जानते ही हैं भारत के टोटल अब 40 ऐसे स्थल हैं जो कि यूनेस्को के हेरिटेज साइट में शामिल हैं। इन 40 में से 3 तो मध्य प्रदेश में ही हैं। एक तो सांची के स्तूप हो गए, खजुराहो के मंदिर हो गए, और चौथा मध्य प्रदेश से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भीमबेटका। ये 3 स्थल हैं जो कि हेरिटेज का दर्जा पा चुके हैं यूनेस्को के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है कॉइन DCX। तो देखिए, भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX की जो शुरुआत है ये 2018 में की गई थी। ये आपको जो इमेज में दिख रहे हैं ये है सुमित गुप्ता, जो कि इसके वर्तमान समय में CEO हैं। कॉइन DCX वर्तमान में यदि देखा जाए तो इसके 35 लाख यूज़र हैं। तो ये बन गया है भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न। अच्छा, यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है यूनिकॉर्न, इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए, जिन कंपनियों या स्टार्टअप का वैल्यूएशन $1 अरब इसके पार पहुँच जाता है तो उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। और यदि देखा जाए तो साल 2021 में यानी कि अब तक 22 भारतीय कंपनियां और स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो चुके हैं, जिनकी आप कह सकते हैं कि वैल्यूएशन है जो ये $1 अरब को क्रॉस कर गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो में होने वाला जो पैरा ओलंपिक खेल है इसमें कितने भारतीय पैरा खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे? तो इसमें टोटल 54 पैरा खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। देखिए, जापान की राजधानी टोक्यो में ही अभी ओलंपिक समाप्त हुए हैं। अब इसी टोक्यो में ही पैरा ओलंपिक ये होने हैं। और अभी ओलंपिक में भारत ने टोटल 7 मेडल जीते थे। 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 4 इसमें ब्रॉन्ज थे। अब यही होना है पैरालंपिक, जिसमें से 54 खिलाड़ी तो गए हैं। इसमें से फिलहाल आप एक का नाम याद रखेंगे, मरियप्पन थंगावेलु। ये कौन है? तो देखिए, पैरालंपिक यानी कि ये जो पैरालंपिक होने हैं इसमें भारतीय दल के ध्वजवाहक ये मरियप्पन थंगावेलु ही होंगे, जिन्हें कि 2020 के यानी कि लास्ट ईयर के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हालांकि अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर अब ये अवार्ड दिए जाने हैं। तो देखिए, इससे रिलेटेड जो अपडेट होगा, इस खेल से रिलेटेड जो भी विनर होंगे, ये मैं आप लोगों को कवर कराते रहूँगी। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर केरल था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, किस राज्य के हिसार हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।